नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ओके, इसी के अंतर्गत आपको आगे जो है पार्टिकल फिजिक्स भी पढ़ने का मौका मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड इस सीरीज में। अब सबसे पहले तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर है, तो आप समझिए न्यूक्लियर वर्ड आया कहाँ से। यह आया है न्यूक्लियस से। ओके, न्यूक्लियस से। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस है क्या, जहाँ से ये पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो इजाद हो रही है। ओके, तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए न्यूक्लियस आया कहाँ से, साइंटिस्ट को ये मिला कहाँ से। तो जो रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? जो 11th-12th में रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अब ये न्यूक्लियस होता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ओके, और अगर एटम होता है तो एटम के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो बीच का ये आपका न्यूक्लियस है ना, ओनली इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब मेंबर्स जो हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बनता है वो क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जिसके अराउंड इवॉल्व कर रहा है उस पर मैंने माइनस चार्ज लगाया है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये कौन से चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन है वो क्या चार्ज होते हैं। तो हम समझ लें कि जो प्रोटॉन है वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, और जो न्यूट्रॉन है ना ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का क्या मीनिंग होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, एक तरह से जीरो चार्ज जो समझते हैं ना, जीरो। ओके, तो वो न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जो सारा इस एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ सेंटर्ड है, न्यूक्लियस में। तो हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, क्योंकि हमने बात की ना न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब कि पॉजिटिव कोई भी नंबर है उसमें आप जोड़ोगे ज़ीरो एक तरह से, तो वही वैल्यू देगा। जैसे 2 है, 2 + 0 तो वो 2 आएगी। तो सारा इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है। अब न्यूक्लियस में चार्ज तो पॉजिटिव होता ही होता है, इसके साथ साथ एक और क्वालिटी क्या होती है, जो एटम का ज़्यादा से ज़्यादा मास है ना वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। क्यों होता है, अब चार्ज तो आप समझिए ओनली प्रोटॉन का आ गया जो पॉजिटिव है, बट मास देखिए आप, तो मास तो प्रोटॉन का भी होगा न्यूट्रॉन का भी होगा, ठीक है। और जब ये दो चीज़ों का मास होगा तो अकेला इलेक्ट्रॉन उससे लड़ थोड़े ना पाएगा। और वैसे भी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वो बहुत कम होती हैं। ओके, तो यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका मास ऐड होकर के इस इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा एक अपनी पावर बढ़ा लेता है। जैसे हम समझ सकते हैं, आप लीजिए 2He4, ये क्या है, हीलियम एटम है वैसे तो, ठीक है, बट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हम अल्फा बोल रहे हैं ना वो रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 2He4 लिखते हैं तो अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। ओके, हीलियम न्यूक्लियस होने का मीनिंग क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ZXA। अब आप समझिए हमने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर Z क्या है, A क्या है वो समझे। अब Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। ओके, अब जितना एटॉमिक नंबर होता है ना प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं, तो इसे प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, और ए क्या होता है, ए होता है हमारा मास नंबर। मास नंबर होने का मीनिंग क्या है, ए में जो है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ना, जो हमने 2He4 हीलियम न्यूक्लियस बताया, तो इसके अंतर्गत 2, ये Z हुआ, तो Z जो है वो 2 है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर यही है और प्रोटॉन नंबर भी यही है, तो प्रोटॉन इतने ही है। दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन है 2। अब बात कीजिए न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मास नंबर है, ये जो 4 है, ठीक है। तो ए जो है इसमें हमारा यहाँ पर वो है 4, और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा ए में से जब हम ये प्रोटॉन माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन है ना। आप देखिए न्यूट्रॉन कैसे आएगा? ए माइनस पी, कितना हुआ? 4 माइनस 2 विच इज 2। तो न्यूट्रॉन क्या है हमारे? 2 आ रहे हैं। और करें बात हम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर? वो होंगे 2। तो क्या समझा हमने? जैसे ही आप इस ZX से इस फॉर्म को देखें तो झट से बता देना है, इतना कैलकुलेशन समझाने के लिए है। कैसे बता देना है कि जो हमारा 2He4 है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर नंबर देखते ही बता देना है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 2, तो 2 ही न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितना ये नंबर है प्रोटॉन नंबर, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इनका मास क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है, प्रोटॉन का मास होता है 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और न्यूट्रॉन का क्या होता है? 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 0.5 जीरोज लेने हैं आपको, ठीक है, 54 एटॉमिक मास यूनिट। गॉट इट? यहाँ पर जो यूनिट है हम एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हैं, किलोग्राम्स में भी आती है, वो वैल्यूज भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर इसी सेक्शन में। अब हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बट इसका पॉजिटिव चार्ज है कितना? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो हमने यहाँ पर बताया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा थोड़े ना होगा कि इसका चार्ज जो है वो बस पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो होता है Z टाइम्स। दैट मीन्स ये जो प्रोटॉन नंबर होते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन के कारण ही तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज प्लस ZE। ये आया कहाँ से? ये आया प्लस E को Z से मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस E चार्ज होता है, जिसको Z से मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। ओके, अब न्यूक्लियस जो होती है ये है क्या? ये एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है। ओके, हमारी जो फिजिक्स है ना, मोस्टली क्लासिकल मैकेनिक्स और आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट से यहाँ पर समझना होगा कि न्यूक्लियस एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ओके, और क्वांटम मैकेनिकल स्टेट बोलने का क्या मतलब है? कि एनर्जी लेवल्स हैं। न्यूक्लियस क्या है? क्वांटम मैकेनिकल कोई सिस्टम है हमारा। ओके, अब क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होने का क्या मतलब है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वो करते हैं एनर्जी लेवल्स के थ्रू। ओके, एनर्जी लेवल्स के थ्रू। जैसे आप अपने आप को ही समझिए, आप कोई सिस्टम है, आपका जो बॉडी है ना वो एक सिस्टम है, तो उसमें एनर्जी लेवल्स नहीं होते हैं। कभी कभी आप बिल्कुल लो फील करते हो, कभी कभी एक्साइटेड, मतलब आप नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में हो, बट आप एक्ट करते हो तो आप एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स का कहने का मीनिंग क्या है? कि जो न्यूक्लियस है वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे आप होते हैं नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहते हैं अपनी, और फिर जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं ना, कि कभी गुस्सा आ गया तो वो एक अलग एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है, उसके लिए आपने अलग तरह की एनर्जी गेन की, और कुछ खाया पिया तो एक अलग तरह की एनर्जी आई जिससे आप काम कर सकें। तो उस तरह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है ये? जब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इसमें कब गया ये? जब इसने
गेन की एनर्जी। ओके, अब हम न्यूक्लियर के मास की, जो यहाँ पर हमने मास डिस्कस किया था ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो इनकी यूनिट क्या थी, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो हम एक तो ये देख लेते हैं और हम न्यूक्लियर का मास देख लेते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और एक वैल्यू क्या होती है, अगर यूनिट चेंज हो जाए तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए यूनिट डिफरेंट है, ये किलोग्राम्स में है और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर है। हम चाहें तो इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैसे आई। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मास हमने बता दिया क्या था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर। और सी स्क्वायर क्या होता है, सी देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बहुत ही पॉपुलर वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸। ओके, और ये तो हुई किलोग्राम्स में, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड होगा। जब आपको इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम डिवाइडेशन करेंगे इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो यहाँ से जो एनर्जी आती है कैलकुलेट होकर के वो आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पर हमने इतनी मेहनत क्यों की है, मैं आपको ये बता रही हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.67 ये किलोग्राम वाली वैल्यू से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से आता है। ओके, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, करना चाहें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। या वह मास क्या होगा, जैसे मास अगर रखें E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से, तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से मास क्या आएगा, E अपॉन सी स्क्वायर। अब E क्या आया था, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपॉन में ये सी स्क्वायर। तो आइए देखिए, हमने पहले क्या बताया, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। वही आ रहा है ये जो मास है, आप देखिए। ठीक है, ये क्लैरिफाई किया मैंने आपको कि ये कैसे आया है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के मास की। ओके, हमने ये जो यूनिट है ये डिस्कस कर ली। अब न्यूक्लियस में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियर मास निकालने के लिए हमें क्या क्या ऐड करना होगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दो तो हमारे पास में न्यूक्लियर का मास आ जाएगा। तो न्यूक्लियर मास हमारे पास में क्या होगा, या मास ऑफ न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एम से कर दिया सपोज। ठीक है, सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, उसका जो मास होगा ना, सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मास यहाँ से कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया और नीचे हमने लिख दिया न्यूक्लियाई। तो क्या होगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन को हमने एम पी से शो किया, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड होते हैं प्रोटॉन नंबर, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा दूसरा। अब न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक मास में से जब प्रोटॉन नंबर माइनस कर दे तो, हमने देखा था पहले। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, ए माइनस पी या ए माइनस जेड। ओके, वही हमने वहां किया है, क्या किया है, प्रोटॉन के मास को जितनी उनकी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और न्यूट्रॉन के मास को जितनी न्यूट्रॉन की संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियाइज में प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम न्यूक्लियर मास जो है वो डिस्कवर नहीं करते हैं, हम जो है मेजर करते हैं एटॉमिक मास। क्या करते हैं हम, एटॉमिक मास मेजर करते हैं, हमें मालूम होता है एटॉमिक मास। ओके, अब एटॉमिक मास मेजर करने का क्या मीनिंग है कि प्रोटॉन भी आया उसमें, न्यूट्रॉन भी आया और इलेक्ट्रॉन भी आया। राइट, उसमें ये तीनों आ गए, क्योंकि एटम तो ये पूरा मिलकर कहलाता है ना। तो हमें अगर न्यूक्लियर मास चाहिए तो उसके लिए हम एटम के मास में से क्या माइनस करेंगे, हम ये इलेक्ट्रॉन के मास को निकाल देंगे।
तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियर का मास मिल जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं। इस तरह से हमारे पास में मास ऑफ न्यूक्लियाई का एक दूसरा फॉर्मूला क्या आ सकता है, वो होगा मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास माइनस जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उनका मास हमने माइनस कर दिया। हमने सिंपली क्या किया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको z से, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ से आपको ये जो नंबर्स है ना, ये जो इनका डिनोट करने का तरीका है, यहाँ से p मालूम समझ में आ रहा होगा प्रोटॉन है, यहाँ से n समझ में आ रहा होगा न्यूट्रॉन है, और ये e माइनस तो इलेक्ट्रॉन है ही। उसके अलावा आपको z पता होना चाहिए कि ये प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर होता है हमारा, और जो a है वो हमारा मास नंबर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंक्लूडेड है। ओके, तो हमने यहाँ पर जो है न्यूक्लियर डिस्कस किया है, न्यूक्लियस डिस्कस किया और उसका मास डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, आई होप इट हेल्प्स। प्लीज like, share and comment and tell me in the comment section if it is helping to you. Thank you.